11 दिनों के बाद में आखिरकार दुनिया को समझ में आ रहा है कि ईरान पहले दिन से जो लड़ाई लड़ रहा था उसका आखिरकार कितना और किस तरीके से असर पड़ेगा। ईरान की बहुत बड़ी जीत कही जा सकती है और रणनीतिक तौर पर ईरान बहुत हद तक कामयाब रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त में हाहाकार मचा हुआ है और यहां तक कि भारत में भी नरेंद्र मोदी को लेकर के एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी, उनकी विदेश नीति, उनके तौर तरीके एक बार फिर से देश के अंदर लोगों की लाइनें लग गई है। कोरोना के अंदर लाइनें लगी, नोटबंदी में लाइनें लगी, जीएसटी में लाइनें लगी, आधार कार्ड में लाइनें लगी और अब सिलेंडर के लिए लाइनें लग गई है, पेट्रोल पंप के लिए लाइनें लग गई है। कई ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आई है। कई जगह पर शमशान घाट वो बंद करने पड़े हैं, कई जगह पर रेस्टोरेंट वो बंद करने पड़े हैं। ये स्थिति आ गई है और वहीं पर सरकार अभी भी सूत्रों के हवाले से चल रही है। सरकार के सूत्र, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कहीं कोई दिक्कत नहीं है और भारत ने बांग्लादेश को ऐसे समय पर, इस समय पर 5000 टन डीजल वो सप्लाई किया है। एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं और इस वक्त में ये खबर सामने आ रही है, ईरान ने यूएई के ऊपर एक बड़ा हमला किया है। इसी से शुरुआत करते हैं। ईरान ने यूएई की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला किया है और ये कोई रैंडम इंडस्ट्रियल साइट नहीं थी। यह एडीएनओसी की रुआइस रिफाइनरी है और यह मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी सिंगल साइट रिफाइनरी है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी है और यह हर दिन 8,37,000 बैरल तक क्रूड ऑयल प्रोसेस करती है। अबू धाबी से लगभग 245 किलोमीटर दूर पश्चिम में अरब की खाड़ी के तट पर मौजूद है और यह यूएई के ऑयल एक्सपोर्ट, पेट्रोकेमिकल्स और स्ट्रेटेजिक रिजर्व का दिल एक तरीके से कहा जाता है। यानी एक बहुत बड़ा हमला यूएई के ऊपर हुआ है ईरान का और ऐसे में आप कह सकते हैं कि जो मुसीबत है वो धीरे धीरे और बढ़ने वाली है। भारत भी 60% एलपीजी वो एक्सपोर्ट करता है, बाहर से मंगवाता है, जिसमें सऊदी अरब से काफ़ी बड़ी संख्या में, स्टेट ऑफ हुर्मुज से, कतर से, उस रास्ते से होती हुई जो है वो भारत में एलपीजी आती है। और ऐसे में अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर दिया गया है और ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि जो हमारे साथ में खड़ा है हम उसको आने देंगे, यानी उसके जहाज़ों को आने देंगे, और जो हमारे खिलाफ खड़ा है उसके लिए हम किसी प्रकार से कोई रियायत नहीं देने वाले हैं। ये ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है। देखिए, इस वक्त में ये बात पूरी दुनिया को समझ में आ रही है कि ईरान की नीति यही थी, उसकी रणनीति यही थी कि सभी अरब देशों के ऊपर हमला किया जाए और केवल जो है यहाँ पर अमेरिका को अंधा बनाने वाला एक उनका, आप ये कहिए कि पॉइंट नहीं था या उनकी रणनीति नहीं थी, बल्कि उसके साथ साथ उनका बड़ा पॉइंट ये भी था कि किसी भी तरीके से यहाँ से जो दुनिया भर के अलग अलग देशों में चाहे तेल जा रहा है, चाहे गैस जा रही है, उसको ठप कर दिया जाए। और इसीलिए चाहे सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमला किया गया, कतर के अंदर रिफाइनरी पर हमला किया गया, हाइफा में रिफाइनरी के ऊपर हमला किया गया और ये बड़ी बड़ी रिफाइनरी थी। यूएई, सऊदी अरब के अंदर जो हमला किया गया वो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी थी और वहां पर हमला किया गया। उसकी रणनीति पूरी तरह से साफ थी। रणनीति यही थी कि पूरी दुनिया में जब हाहाकार मचेगा तो पूरी दुनिया वो आकर के इस युद्ध में अमेरिका के खिलाफ खड़ी होगी और अमेरिका जिसने इस युद्ध की शुरुआत की है, इजराइल जिसने इस युद्ध की शुरुआत की है, उनके ऊपर एक काउंटर प्रेशर बनेगा। वरना आप लड़ते रहिए, सालों साल लड़ते रहिए, आप 10 साल लड़िए, 20 साल लड़िए, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई आपके लिए रोने वाला नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब खामेनेई उनकी शहादत हो गई तो इसके बाद में बहुत सारे देशों ने शोक भी व्यक्त नहीं किया। तो ईरान पहले दिन से क्लियर था और मुझे लगता है कि ईरान ने ये जो प्लान था वो बहुत पहले से ही तय कर लिया था कि इस बार हम किस तरीके से क्या कुछ करने वाले हैं। और उनकी ये रणनीति थी कि हम अरब देशों के ऊपर हमला करेंगे, यहाँ पर हमला होगा तो कोहराम जो है वो अमेरिका तक भी मचेगा। और अमेरिका में आप तस्वीर देख लीजिए, अमेरिका में जो क्रूड ऑयल 50 से 60 डॉलर प्रति बैरल था वो अब बढ़ करके 120 से पार जा चुका है। और ये सुबह की तस्वीरें हैं, ये अब जो है वो कीमतें और ज़्यादा बढ़ गई होंगी, डबल से भी ऊपर जा चुका है अमेरिका के अंदर। अमेरिका में भी हाहाकार मचा हुआ है,
भारत के अंदर स्थिति क्या है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। पुणे के अंदर महाराष्ट्र में जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, वहां पर 18 शमशान घाट अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। 18 शमशान घाट बंद करने पड़े हैं। वहीं आप देखिए एक खबर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। बेंगलुरु होटल एसोसिएशन की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है और बेंगलुरु होटल एसोसिएशन उनकी तरफ से कहा गया है कि अब हम कल से अपने रेस्टोरेंट चलाने की स्थिति में नहीं है, हमारे रेस्टोरेंट नहीं चलाए जाएंगे। दो बड़ी बातें यहां पर निकल करके सामने आ रही है। कुछ बीजेपी के अंधभक्त कह रहे हैं कि भैया ये कांग्रेस वाले किसी तरीके से जहां जहां पर इनकी सरकारें हैं वहां पर इस तरीके से फरमान जारी करवा रही है और होटल एसोसिएशन के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। ये सरासर झूठ है। कोई भी अपना होटल, कोई भी अपना काम धंधा किसी के कहने से बंद नहीं करता है। लोग दूसरे तरीके से मदद कर सकते हैं, दूसरे तरीके से प्रेशर में आ सकते हैं, लेकिन किसी के कहने से इस तरीके से यहां तक पहुंच जाए संभव नहीं है। मैं आपको एक खबर दिखाता हूं। ये खबर आप आज तक की देखिए। मिडिल ईस्ट का संकट, उसका असर देखने को मिल रहा है। गैस की किल्लत के चलते मुंबई के 20% होटल बंद हो गए। अब मुंबई में किसकी सरकार है? भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। और डबल क्या, वहां पर तो बीएमसी के अंदर भी भाजपा ही आ गई। तो ऊपर से नीचे तक जहां पर भाजपा ही भाजपा है, वहां पर क्या कांग्रेस वाले बंद करवा रहे हैं? तो ये बेकार की, बेफिजूल की बातें हैं जो लगातार कही जा रही। इनमें कोई दम नहीं है। सच्चाई ये है कि बहुत बुरी स्थिति हो गई है। और सबसे बड़ी बात ये कि सरकार का कोई इसको लेकर के खास एक कोई प्लान निकल करके सामने आ रहा हो, ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा है। 3 दिन पहले की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 3 दिन पहले की खबर आप देखिए। घरेलू एलपीजी सिलेंडर वो 60 रुपए महंगा कर दिया गया। कमर्शियल सिलेंडर वो 115 रुपए महंगा कर दिया गया। आप इस तरीके से लड़ेंगे? ये आपकी रणनीति है कि महंगा कर दो, लोग जो है खरीदना बंद कर देंगे। एक मीम बहुत वायरल हो रहा है। ये मीम आपने जरूर देखा होगा, सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है। इसमें यह कहा जा रहा है कि आपको महंगाई से लड़ने के लिए कोरोना वाला तरीका अपनाना है। जैसे कोरोना के अंदर आपने किया कि आप घर के अंदर ही रहे, घर से बाहर नहीं निकले, उसी तरीके से आपको करना है। आपको घर के अंदर रहना है, बाहर नहीं निकलना है, गाड़ी इस्तेमाल नहीं करनी है, खुद जो है वो खाना बनाना है, खुद खाना पकाना है, और आपको महंगाई से लड़ना है, सरकार से नहीं लड़ना है। इस तरह का मीम जो है वो फिर से वायरल हो रहा है। एक बार सुन लीजिए। नमस्कार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से घबराना नहीं है। इसका भी वही बचाव है जो कोविड का है। घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सरकार को आपकी बहुत चिंता है। महंगाई एक बीमारी है, इससे बचें। खाना कम खाएं, कपड़े फटे पुराने पहने और हो सके तो कहीं पर भी पैदल ही जाएं। ईंधन वाले वाहनों का प्रयोग न करें। ध्यान रहे, हमें महंगाई से लड़ना है, सरकार से नहीं। अब केवल बात मीम की नहीं है, बात यह है कि सच्चाई इस वक्त में क्या है। सच्चाई इस वक्त में यह है कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, देश में भी हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इसको लेकर के सरकार कितनी गंभीर है या सरकार के जो तथाकथित जो पत्रकार हैं वो कितने गंभीर हैं, इस बात को देख लीजिए। ये अखिलेश शर्मा है। अखिलेश शर्मा एनडीटीवी के पत्रकार हैं और बीजेपी बहुत लंबे समय से कवर करते रहे हैं। बीजेपी आरएसएस में एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि गहरी पकड़ भी है। और इन्होंने क्या ट्वीट किया है, बहुत गौर से देखिए। इन्होंने ट्वीट किया 9 मार्च को। ट्वीट करके लिखते हैं ये कि ईरान इजराइल संघर्ष से पाकिस्तान भयंकर ऊर्जा संकट की ओर जा रहा है। 80% सरकारी गाड़ियां 2 महीने के लिए बंद कर दी गई है और तेल में कटौती की गई है। आधे सरकारी कर्मचारी वो घर से काम करेंगे। स्कूलों में 2 सप्ताह की छुट्टी घोषित कर दी गई है और सरकारी खर्च में भी 20% की कटौती कर दी गई है। भैया, पाकिस्तान से हमको तेल लेना है, हमें पाकिस्तान से मतलब क्या है? आप एनडीटीवी के पत्रकार हैं, भारत की खबर बताइए, भारत में क्या हो रहा है? पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो, पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान वैसा। भाड़ में जाए पाकिस्तान, अपने को अपने से बताइए जरा। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि भारत की बात कर पाए। ये पाकिस्तान 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 करेंगे, भारत के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक खबर दिखाता हूं, ये कहीं और से नहीं बल्कि एएनआई पर 6:28 पर यानी कल शाम को 9 मार्च को ये ट्वीट किया गया। और इसमें क्या लिखा है जरा देखिए। सरकारी सूत्रों का कहना है, एएनआई वो ट्वीट कर रहा है, सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर बताई जा रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने की उम्मीद नहीं है क्योंकि हमारे पास में काफी स्टॉक है। जब तक कच्चे तेल की कीमतें यूएसडी 130 पार नहीं करती हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की उम्मीद नहीं है। हमें उम्मीद है कि कच्चे तेल की कीमतें लगभग $100 प्रति बैरल होंगी। देश में किसी भी पेट्रोल पंप पर
डीजल या पेट्रोल की कमी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हमने होर्मुज जल डमरू मध्य के बाहर के रास्तों से कच्चे तेल की सोर्सिंग तेज कर दी है। भारत के पास में एसोसिएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ का काफ़ी स्टॉक है। भारत एटीएफ एविएशन टरबाइन फ्यूल का प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। एटीएफ को लेकर के घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। कई देशों ने स्टॉक लेने के लिए भारत से संपर्क किया है। मतलब दुनिया भर में जो है वो यही हो रहा है जो कोरोना के समय पर हुआ था कि दुनिया भर में दवाई बांटी जाएंगी, दुनिया भर में जो है सिलेंडर पहुंचाए जाएंगे और दुनिया भर में ये कहा जाएगा कि देखो भारत जो है वो बड़ा विश्वगुरु है, नरेंद्र मोदी बहुत बड़े विश्वगुरु हैं। और यहाँ लोग लाइन में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख लिए, ये तस्वीर निकल करके सामने आई उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में लोग लाइनों के अंदर लगे हुए हैं, ये स्थिति दिखाई दे रही है। अब जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर निकल करके सामने आई है झांसी से। झांसी के अंदर एक ट्रक से 500 सिलेंडर चोरी कर लिए गए। बताइए आप, ये जो है वो इस वक्त में स्थिति है। लोगों ने सोना चोरी किया, चांदी चोरी किया और अब जो है वो सिलेंडर चोरी हो रहा है। ये इस वक्त की स्थिति है। यानी जब भी कालाबाजारी होती है तो अगर कोयले को लेकर के कालाबाजारी होने लग जाती है तो कोयले की चोरी शुरू हो जाती है। सिलेंडर को लेकर के अब कालाबाजारी शुरू हो गई तो सिलेंडर की चोरी जो शुरू हो गई है। और यहाँ ये जो है वो डींग हाँकने से बाज नहीं आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर ये कहने से जो है बाज नहीं आ रहे हैं कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक खबर मैं आपको और दिखा देता हूँ। 9 राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। इस पर कोई बात करने वाला नहीं है। भैया जब इतना ही फालतू आपके पास में पड़ा हुआ है तो 9 राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक क्यों लगाई गई है? जब आप दुनिया को बांट रहे हैं तो भारत में दिक्कत क्या है? भारत के लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? आप आज तक की खबर और देख लीजिए। ईरान युद्ध के बीच में बड़ी घबराहट, 1500 रुपए ब्लैक में बिक रहा है गैस का सिलेंडर। मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और यहाँ ब्लैक में बिक रहा है साहब। हालांकि मोदी जी का वो गैस की नाली से चाय बनाने वाला जो डायलॉग है वो भी वायरल हो रहा है। अब तो जो है वो इजराइल के लोगों को एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को बुला लेना चाहिए और कहना चाहिए कि भैया छोड़ो ये हाइफा वगैरह के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो। अपन बनाते हैं गैस से, ये जो नाली का गैस है उससे चाय बना करके पिलाते हैं आपको, और नरेंद्र मोदी को जा करके जो है वो चाय पिलानी चाहिए। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। ये इस वक्त की स्थिति है, यानी पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। तेल को लेकर के, गैस को लेकर के रुपया इस वक्त में सबसे रसातल में लगातार जा रहा है और 93 रुपए के आसपास जो है रुपया पहुंच गया है। और अगर ये युद्ध कुछ दिन और इसी तरीके से रहा तो सेंचुरी मार ही देगा, ये भी मान करके चलिए आप। यानी इस युद्ध की वजह से भारत का वो नुकसान हो रहा है या वो नुकसान होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस युद्ध की समाप्ति के साथ साथ आप देखेंगे कि यहां पर करोड़ों लोगों की नौकरी की समाप्ति हो गई है। करोड़ों लोग
जो बेरोजगारी से, महंगाई से थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश कर रहे थे, वो वापस बेरोजगारी में और महंगाई के गर्त में ऐसे चले जाएंगे कि उठ नहीं पाएंगे। ये सच्चाई है। बड़े बड़े लोगों को या धन्ना सेठ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ी बड़ी शादियां हो रही हैं और सब कुछ जो है वो ऐसे चल रहा है कि जैसे कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन जो आम आदमी है वो इस वक्त में सिलेंडर कंधे पर लटका करके लाइन में खड़ा हुआ है। अब कोई आम आदमी इस तरह से नहीं चाहेगा, कोई भी आदमी वो इस तरीके से नहीं चाहेगा। और खास तौर पर जो अंधभक्त थे वो तो यही कहते थे कि कांग्रेस के टाइम पर सिलेंडर लेने के लिए 2.5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता था, 2-2 किलोमीटर की लाइनें लग जाती थी, लाठियां चलती थी। अब नरेंद्र मोदी के राज में देखो टक से मिल जाता है। अब लोगों को भी आदत पड़ गई है, कंपनियों ने टक से देना शुरू कर दिया। हालांकि सिलेंडर की कीमत जो है वो तकरीबन डबल हो गई है, उस पर कोई बात करता नहीं है। और अब जो है वो चुपके से फिर कीमत बढ़ा रहे हैं। और जिस दिन तेल की कीमत बढ़नी शुरू होगी तो तेल भी आप मान करके चलिए कि करीब करीब ये कहा जा रहा है कि 150 से 200 रुपए के बीच में तेल जा सकता है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसका जो असर होगा भारत और बाकी के देशों पर, इसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता है। ये जो है वो इस वक्त में अनुमान लगाया जा रहा है कि 150 से 200 रुपए तक भारत में भी तेल जा सकता है। अब एक्सपर्ट्स जो है वो इस बारे में कह रहे हैं अगर ये युद्ध नहीं रुका तो हो सकता है कि वाकई इसके गंभीर परिणाम देखने को मिले। बहरहाल अब सरकार इससे कैसे निपटती है ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ ईरान के साथ में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में अमेरिका और इजराइल अब क्या रणनीति अपनाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया से उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आने वाला है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।